रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील बूथों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम यहां पर काम कर रहा है। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। करीब 3,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, जिसमें 1,72,923 पुरुष मतदाता होंगे और 1,61,244 महिला मतदाता इसमें होंगी। 2 मार्च को उपचुनाव की मतगणना होगी। कुल 18 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए की ओर से सुनीता चौधरी मैदान में है तो यूपी प्रत्याशी बजरंग महतो अपने किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। झापा की ओर से संतोष कुमार महतो हैं प्रत्याशी। किसके दावों पर जनता ने किया भरोसा, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? 2019 में मिली हार का बदला ले पाएगी आंसू, या हाथ को मिलेगा रामगढ़ का साथ एक बार फिर, या फिर रामगढ़ में दौड़ रहा है अंडर करंट? बहुत सारे सवाल हैं। क्या कोई चौंकाने वाला नतीजा भी आ सकता है? जनता का फैसला आ सकता है? क्या झापा ने बना दिया है मुकाबले को त्रिकोणीय? तो किसके दावों पर जनता कितना भरोसा करेगी, इंतजार इस बात का रहेगा। 27 फरवरी को मतदान शुरू होगा। सत्ताईस फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर थोड़ी देर में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यूपी विधायकों की बैठक होने जा रही है। बैठक में बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना, इसे लेकर रणनीति बनेगी। तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक होगी। 27 तारीख को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से माफ कीजिएगा, और उससे पहले यूपी के विधायक दल की बैठक, जिसमें जवाब कैसे दिया जाए विपक्ष का, यानी कि एनडीए का, इसी को लेकर मंथन होगा। कैसे हर एक सवाल का सही जवाब दिया जा सके ताकि विपक्ष को हंगामा करने का मौका ना मिल सके। हालांकि विपक्ष का रुख करते जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। शहनवाज, क्या जानकारी है, कब तक बैठक शुरू हो जाएगी? 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तमाम लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस विधायक पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे, जेएमएम के विधायक मंत्री पहुंचेंगे और फिर मुख्यमंत्री आएंगे अपने पास के ही आवास से। जो मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है बड़ा वाला, उसमें चूंकि मुख्यमंत्री रहते नहीं हैं, मुख्यमंत्री अपने आवास में रहते हैं, उनके बगल में ही बिल्कुल, लेकिन उनको पीछे से रास्ते से घूम करके आना पड़ता है। बहरहाल मुझे लगता है कि 4:30-5 बजे तक ये बैठक शुरू होगी और विधानसभा सत्र है, बजट सत्र है, लंबा सत्र है और संभवतः इसमें नियोजन नीति संशोधन के साथ लाए जाने का प्रस्ताव भी हो सकता है कि आए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सत्र लंबा चलता है, लिहाजा इस पर थोड़ी मंत्रणा भी लंबी हो सकती है। दूसरी बात है कि अभी रामगढ़ उपचुनाव की थकान भी विधायकों मंत्रियों पर होगी, क्योंकि लगातार जो विगोरस कैंपेन जो होता है वो चला है। मुख्यमंत्री ने भी रोड शो किया है, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी, अलग अलग जगहों पे लोग जा करके चुनाव प्रचार कर रहे थे और पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि एक परंपरा है कि यहाँ पर उपचुनाव जो है वो सत्ता पक्ष के लोग जीतते रहे हैं। खास करके हेमंत सरकार ने अब तक कोई एक को गोड्डा उपचुनाव को छोड़ दे तो कोई भी उपचुनाव हारा नहीं है, तमाम में जीत दर्ज की है। तो लिहाजा ये रिकॉर्ड बरकरार रहे, इसकी पूरी कोशिश की है सत्ता पक्ष ने, मुख्यमंत्री ने। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदवार थी वहां पर
जो जिनके बाद उनके पति को टिकट दिया गया, बजरंग महतो ने चुनाव लड़ा, और दूसरे तरफ से आजसू का उम्मीदवार, आजसू की उम्मीदवार सुनीता देवी थी, जो चंद्र प्रकाश चौधरी जो पूर्व मंत्री हैं उनकी पत्नी हैं, और जाहिर है वो सांसद बन चुके हैं अब गिरिडीह से चुनाव लड़के। बहरहाल मुकाबला बहुत कांटे का हुआ, बहुत जबरदस्त कैंपेन हुई, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक रैलियां, चूल्हा प्रमुख का एक अलग फॉर्मूला, सुदेश महतो जो आजसू प्रमुख हैं उन्होंने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। लेकिन अब सब कुछ मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर तरह के जो तीर तर्कश चलते हैं चुनाव में उन सब का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि सहानुभूति पाने के लिए ममता देवी के जो बच्चे हैं, जो छोटा छोटा सा बेटा है उनका, उसको भी घुमाया गया हर जगह, सभा में वो मौजूद रहता था और उसको बाकायदा गोद में भी लोग लेकर के बताते थे और सवाल पूछते थे, ये छोटा बच्चा है, क्या कसूर है इसका कि माँ की ममता से इसको अलग कर दिया गया है। बहरहाल ये सारी चीजें चुनाव में हुई हैं तो हुई हैं, अब बहरहाल मतदाताओं पर डिपेंड करेगा कि आगे किस तरह से वहां पर सरकार की ओर से क्या क्या चीजें विशेष तौर पर लाई जा सकती, जैसे एक तो नियोजन नीति आपने बताया, क्या दूसरी और संभावनाएं ओबीसी वगैरह आरक्षण की बात जो की जा रही थी लगातार, वो सब भी फिर से नए सिरे से? हाँ बेशक, देखिए नियोजन नीति किसी न किसी तरह से जो लटक गई है और जनता का दबाव भी है सरकार पर कि किसी भी तरह से जो नियुक्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो। इसीलिए कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे कि नियुक्ति जहां जहां फंसी हुई लंबित है उसको क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि 1.5 साल के आसपास का समय बच गया है चुनाव में, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव भी पड़ेगा बीच में, तो जाहिर है एक लंबे समय पे आचार संहिता लगेगी और विकास कार्य नहीं हो सकेगा, तो उसका भी ध्यान रखते हुए बजट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बजट को पास कराना है, उसमें जो फंड है उसको लेना है, सरकार के कामकाज के लिए उसको अतिरिक्त जो बजट होता है उसका प्रावधान कराना है। लेकिन नियोजन नीति, खास करके जो स्थानीय नीति का जो की परिभाषा है उसको लेकर के कुछ ठोस रणनीति के साथ सरकार को आना पड़ेगा। और जैसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने लगातार दूरी बनाई रखी उससे, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने क्यों सर्वदलीय बैठक से दूरी बना ली। विपक्ष का रवैया जो वो परेशान करेगा ही करेगा और करता भी हर बार, तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी सरकार की? क्या वो सही तरीके से मतलब सब कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि विपक्ष को संतुष्ट कर पाए, या फिर वही तरीके से जोर जबरदस्ती के तरीके से उनको भी रखना पड़ेगा, अग्रेसर रखना पड़ेगा, ताकि उसका जवाब विपक्ष को उसी तरीके से दिया जा सके जो हंगामा करता हुआ? देखिए, जब से ये सरकार बनी है तब से जितने भी सत्र हुए हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया है आज तक किसी भी बैठक में जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है। उसका गतिरोध का एक साफ जो एक वजह यह है कि नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का नहीं है प्रदेश में, और नहीं है तो इसके लिए बार बार ये होता है कि बाबूलाल मरांडी पर जो मुकदमे हैं, डिफेक्शन का जो केस चल रहा है, तो ट्रिब्यूनल में चल रहा है, दूसरे हाईकोर्ट में भी है, तो बहरहाल ये इसको लेकर के बार बार बहस होती है, बार बार गतिरोध उत्पन्न होता है, लिहाजा कि बीजेपी बायकॉट करती है जो सदन के संचालन के लिए जो एक सर्वसम्मति बैठक बुलाई जाती है उसमें नहीं आते हैं। बहरहाल लेकिन फिर भी जो विधानसभा का सत्र होता है उसमें बाकायदा विरोध प्रदर्शन तक करते हैं, वॉकआउट भी करते हैं, लेकिन अंदर बहस तो चलती है और उसमें हिस्सा भी लेते हैं लोग। तो इस बार भी चूंकि सत्र थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र है, तो जाहिर है ये सब भी कुछ दिखाई देगा जो कुछ आप हमेशा देखते रहे हैं। विरोध का पूरा इंतजाम होगा, स्थानीयता की नीति पर आरोप प्रत्यारोप होगा, बाकायदा जो चीजें अभी और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तैयार हो रही हैं, बिल जैसे कि कृषि विपणन विधेयक पर तमाम व्यापारियों ने हड़ताल किया था,
उसको भी संशोधन करके उसको या तो विलोपित करना है या फिर उसमें कोई रास्ता निकालना होगा। तो कुल मिलाकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी तमाम अधिकारियों को सचेत किया। सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो भी कहते हैं कि अधिकारी जो है उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता और इसकी वजह से कई बार जो वो जवाब देना चाहते हैं तो वो अधिकारी को उनसे मुहैया नहीं कराया जा पा सकता और इसकी वजह से उन्हें विपक्ष के सामने कहीं ना कहीं मतलब नजरें चुरानी पड़ जाती कई बार। तो उन अधिकारियों को लेकर क्या इस बार सख्त हिदायत दी गई है, किस तरह की हिदायत दी गई है? देखिए, अधिकारियों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वो सबसे पहले तो सदन की कार्रवाई के समय मौजूद रहे। बहुत सारे अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं, तो एक अधिकारी जो कल बैठक में देर से आए थे, ये परिवहन विभाग के सचिव हैं, वो देर से आए थे, तो उनको बाकायदा मीटिंग से बाहर कर दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। तो सख्त रुख जो है उनका वो सामने आ चुका है पहले ही। इसके बाद उन्होंने एक चीज को कहा है कि जब भी जो विधेयक जो टाइप हो, जो सदन की जो कार्यवाही का पूरा ब्यौरा होता है, वो उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी किया जाता है वो सावधानी से किया जाए, क्योंकि कई बार पिछले राज्यपाल ने ट्रांसलेशन की गलती के आधार पर बिल को लौटाया है। बिल्कुल। तो एक बिल का पास करवाना अपने आप में बहुत ही हरकुलियन टास्क होता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें किसी सरकार को, किसी मंत्री को, मंत्रालय को। अब वो पास करा दिया जाए, थम्पिंग मेजोरिटी से पास हो जाए और उसको राज्यपाल किसी एक ट्रांसलेशन की त्रुटि की वजह से वापस कर दे, तो ये सारी मेहनत को पानी में फेंकने जैसी बात है। तो अधिकारियों को सचेत किया गया है। दूसरे, जवाब अपने आप में पेंडिंग जो क्वेश्चन का जो आंसर होते हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बदनुमा दाग रहे हैं झारखंड पर, लेकिन अब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पिछली बैठक में मैं था जब शीतकालीन सत्र के लिए बैठक चल रही थी, ये सवाल मैंने ही उठाया था, तो मुझे ये बताया गया था कि इसकी संख्या धीरे धीरे घटी है और अब ये संख्या है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सवाल सब अप टू डेट है, सबका जवाब दे दिए गए हैं अन्य विधायकों को, लेकिन इसकी संख्या कम हो गई है। बहरहाल विधानसभा का जो सत्र आहूत होने वाला है कल से, तो उसको लेकर के विधानसभा जनता तो यही चाहती है और जो सरकार जो इसमें बिजनेस करने वाली वो बिजनेस कर पाए सही तरीके से, इंतजार इसी बात का हमेशा रहता है। विपक्ष ने उम्मीद तो हम करती हैं कि थोड़े से हंगामे कम करे। सर्वदलीय बैठक से दूरी बना रखी है जेपी ने, मंसूबा उसका स्पष्ट है कि वो सरकार को इतनी आसानी से अभी विधानसभा को चलाने देने वाली नहीं है। लेकिन अब चूंकि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।